हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी सीरीज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इंडियन इकोनॉमी बिटवीन द टाइम 1950 टू 1990। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, इसमें हमने देखने की कोशिश की है 1947 इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की है कि व्हाट वर द रीजंस व्हिच मेड और क्रिएटेड सच काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे 1950 मेनली जब इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग शुरू करती है, उससे लेकर 1990 तक का पीरियड। आपको पता है शायद 1990s के बाद में स्पेशली 1991-92 में हमने कुछ न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की थी जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और काफी कुछ इंडियन इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की गई थी 1992 के बाद में। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे 1950 से 1990 के बीच में क्या हुआ, और जो थर्ड चैप्टर होगा साथ ही साथ में आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको एलपीजी रिफॉर्म्स और इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनके बारे में भी पता चलता है। तो इस चैप्टर के थ्रू आपको मेनली पता चलेगा कि 5 ईयर प्लानिंग क्या थी, कैसे कब से शुरू हुई, क्या उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे हैं और किस तरीके की पॉलिसीज 1950 से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कुछ फायदे रहे हैं इन पॉलिसीज के, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं और शायद उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने 1991-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ में कुछ न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1947 के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। 1947 में हमें आजादी मिलती है और इसके बाद जो हमारी न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, इसके सामने क्वेश्चन होता है कि अब क्या किया जाए। हमने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी। हमने देखा कि एक कंट्री में कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसको कोई और कंट्री अपने फायदे के लिए करती है और होस्ट कंट्री का नुकसान हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का फायदा हो रहा था, इंडिया का नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश रूल के समय पब्लिक सेक्टर बहुत ही कम इंटरफेयर करता था और प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा अलाउ किया जाता था। हो सकता है इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा था। तो ये सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के साथ और साथ ही साथ कंटेम्पररी वर्ल्ड में कैसे न्यू आइडियोलॉजीज के बेसिस पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे। जस्ट एन एग्जांपल आपने सुना होगा, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1917 में, उसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी का स्प्रेड होना शुरू हुआ रशिया में। और इनिशियली हम देखेंगे कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहता है ये एक्सपेरिमेंट। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ में दूसरे, ये सब डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजीज से इम्प्रेस थे। एक काफी ज्यादा इंप्रेशन सोशलिज्म का भी रहा है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो हमारे लिए नेगेटिव थी और हमें उनके अगेंस्ट में कुछ दूसरी तरीके की अच्छी वाली पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने कि एक किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हम अडॉप्ट करें जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा और सभी लोगों का वेलफेयर जिससे इंश्योर हो सके, ना कि पहले जैसा कुछ हो जो कि ब्रिटिश रूल के समय हुआ करता था। कुछ बड़े बड़े लोगों को शायद बेनिफिट मिलेगा, किसी फॉरेन कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट केयर नहीं करेगी कि क्या कंडीशंस है। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए एक न्यू कंडीशन, एक न्यू सिस्टम हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। अब आने वाले चैप्टर्स में साथ ही साथ जब आप इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटीज के अलावा मेनली पढ़ते हैं, तो बहुत शुरुआत में ही आप लोग तीन मेन सिस्टम्स के बारे में समझते हैं जो इकोनॉमी में प्रिवेल करते हैं, या जिन्हें हम प्रोडक्शन के बेसिस पर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आपने सभी ने इनके बारे में सुन रखा होता है। एक है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर को फ्री ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ किया जाता है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर नहीं करती है। दूसरा हो सकता है आपका सोशलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, ये कम्युनिटी ओनरशिप में होते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी
कि सभी लोगों के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हो, लेकिन कंट्रोल उस पर गवर्नमेंट का होगा। अब बच्चों एक सिस्टम शायद हो सकता है कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म कंप्लीटली कहीं भी प्रिवेल नहीं कर पाया है। आप ये चीजें और भी जान सकते हैं। तो एक दोनों का मिक्सचर जो होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो इंडिया में आज भी प्रेवलेंट है और इवन 1947 के बाद भी अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये मिक्स्ड होते हुए भी सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम रोल दिया गया। आगे इस चैप्टर में आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि शायद इसका कुछ फायदा भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं। ये सभी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों जैसा रशिया में सोशलिज्म हुआ करता था 1917 का रिवॉल्यूशन के बाद में, यहाँ सोशलिज्म हुआ जिसमें 100% जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाना चाहते थे। रशिया में डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं था, वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन किया गया था। लेकिन इंडिया में हमारे लीडर्स जो थे वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत इकोनॉमी को चलाना चाहते थे। इसीलिए हमने सोचा कि ना तो हमें रशिया जैसा सोशलिज्म करना है, ना ही हमें कैपिटलिज्म करना है। एक न्यू तरीके का हमारा फॉर्म होगा जिसमें गवर्नमेंट का जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल होगा, और जहां अलाउ किया जा सकता है वहां प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोडक्शन में अलाउ किया जाएगा। इस तरीके का एक सेटअप हमने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के कंट्रोल की, जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, कौन सी चीजों का प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, तब गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है। और इसी के अंतर्गत हमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी देखने को मिलता है। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारे संसाधन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, तो ये डिसीजन लेना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फ्यूचर में इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कैसे यूज करेगी, और इसी प्रोसेस को हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। आप सभी ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुन रखा होगा। आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में आपको और भी पता चलता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन होता है किसी भी इकोनॉमी के सामने, जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन करना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर को। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो हर सोसाइटी के सामने 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। अब बच्चों हम लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। बेसिक से डिफरेंस हम जानते हैं नीड, वांट एंड डिमांड के बारे में। अब ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी पुराने चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करता है डिमांड के हिसाब से। डिमांड कैसे होती है? डिमांड पैसे वाले लोग करते हैं, और गरीब लोग जो जरूरतमंद लोग हैं, हो सकता है उनके पास इनफ पैसा नहीं हो और प्राइवेट सेक्टर उनके लिए प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। ऐसी चीजें जो डिमांड में है, ऐसी चीजें जो पैसे वाले लोग खरीदने को तैयार है, या ऐसी चीजें जो गरीबों की नेसेसिटी या नीड को पूरा कर सकती हो, भले ही उनके पास शायद उनको देने के लिए पैसा नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, इन्हें प्रोड्यूस कैसे किया जाए। अब कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन के 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो ये कि पब्लिक सेक्टर उनका प्रोडक्शन करे, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज प्रोडक्शन करे, या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करे। और दूसरा इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि क्या हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को सेट करें, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दें जिसमें बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ता हो, या फिर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का यूज करें जिसमें कैपिटल की तो उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन लेबर का ज्यादा काम होगा। अब ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी, इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज होगा, इसमें काफी ज्यादा मैकेनाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उससे उत्पादन जो ज्यादा होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोगों का जो काम है वो मशीनें करेगी। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है,
तो वहां पर कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा होगा क्योंकि मशीनों की जगह पर हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन तो ये हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब प्रोडक्शन हो गया, जो भी चीजें हमने सोची थी, गुड्स या सर्विसेज, उनका अब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। अब आप जानते हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा होगा, परचेस करने की एबिलिटी होगी, और कुछ लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं होगी। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो हमें पब्लिक सेक्टर को देनी होगी, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, जो कि लोगों को जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बिना पैसे या कम पैसे के भी शायद लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाई जाएगी। और अगर ये काम प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा, वो केवल उन लोगों का ध्यान रखेगा जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं। तो ये कुछ तीन हमारे सामने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हर सोसाइटी फेस करती है, और इन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसके एक ब्लेंड के बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है या प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को हम यूज कर रहे हैं या लेबर इंटेंसिव को, साथ ही साथ में जो प्रोडक्शन है वो नीड के हिसाब से हो रहा है या डिमांड के हिसाब से। अब बच्चों, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगी, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर यहाँ डिमांड के हिसाब से प्रॉफिट बनाने के लिए प्रोडक्शन करेगा। इसके बिल्कुल उल्टा सोशलिस्ट सेटअप एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं या हम लोगों की नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं रहेगा। इसकी जगह जो वेलफेयर होगा पब्लिक का, उसको ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाएगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कैसे प्रोडक्शन होना है, हमें कैपिटल लगानी है या लेबर इंटेंसिव रखना है। गवर्नमेंट ही लाइसेंस देगी, गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली सारी की सारी प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। और इसी के बेसिस पर आपको एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम दिखता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और साथ ही साथ में गवर्नमेंट दोनों का ही रोल एक्टिव होता है। यहां पर गवर्नमेंट केवल उन चीजों का प्रोडक्शन करती है जिनके प्रोडक्शन में शायद प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा या प्राइवेट सेक्टर वो नहीं कर पाए, और बाकी की ऐसी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोड्यूस कर दिया जाता है, उन सभी में गवर्नमेंट ना इंटरफेयर करते हुए प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको छोड़ देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज आप देखिए इंडिया में क्या होता है, काफी गरीब लोग हैं हमारे यहाँ। हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटी है, हर किसी को मिलना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन हो सकता है सभी के पास इनके लिए पैसा नहीं हो, तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास में, गवर्नमेंट के द्वारा राशन दुकानों से सस्ता अनाज दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा पानी की सप्लाई, साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको पिज्जा बर्गर खाने हैं या फिर कार खरीदनी है या फिर महंगी महंगी घड़ी पहननी है, कपड़े पहनने हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो हो सकता है अमीर लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव से प्राइवेट सेक्टर चाहे तो प्रोडक्शन कर सकता है। और इस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में आपको इकोनॉमी में प्रोडक्शन दिखता है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो आज आपको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ गवर्नमेंट एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन करती है और बाकी की चीजें मार्केट के ऊपर छोड़ दी जाती है। अब आप देखिए, मार्केट या प्राइवेट सेक्टर कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा प्रोडक्शन में। अगर रूरल एरिया में हॉस्पिटल खोलना है या रूरल एरिया में स्कूल खोलना है, तो क्या कोई भी बिजनेसमैन किसी गांव में स्कूल खोलेगा? नहीं। अगर एक बिजनेसमैन पैसा लगाना चाहता है तो वो ये सोचेगा कि मैं अपना पैसा शहर में लगाऊं जहां ज्यादा महंगे महंगे तरीके से मैं लोगों से प्रॉफिट कमा सकूं। ऑब्वियसली वो रूरल एरिया में ऐसा नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा काम गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा जाता है, जिसके बेसिस पर हमें ये तीनों सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एक प्लान क्या होता है। तो आप सभी ने प्लान किया होगा, महीने की शुरुआत में हो सकता है आपको घर से कुछ पैसे आते हो अगर आप घर से बाहर रह रहे हो, और फिर आप ये सोचते हैं कि इस पूरे महीने मैं ये करूंगा, मैं ये चीजें खरीदूंगा, इतना मुझे रेंट पे करना है, और हो सकता है थोड़ा बहुत घूमने फिरने को जगह मिल जाए।
या फिर अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता होता है कि हमारे पास XYZ अमाउंट ऑफ मनी है और इसे इस तरीके से हमें यूज करना है। सेम चीज है गवर्नमेंट के पास में। जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सारे रिसोर्सेस या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन के कारकों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये हमने पहले बहुत अच्छे से समझ रखा है। अगर गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे गरीब लोगों के लिए या फिर नीड के हिसाब से, तो फिर गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी होती है कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा, कितने टाइम फ्रेम में कहां कहां पर पैसे या रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे ही हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। मेनली हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग पूरे देश के लेवल पर इसकी जो शुरुआत होती है वो सोवियत यूनियन जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में बनता है, यहां से शुरुआत होती है। और इसी के बेसिस पर जोसेफ स्टॉलिन ने जो मॉडल सबसे पहले 5 ईयर प्लान 1928 से 1933 में बनाया था, इसी के बेस पर हमने भी 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत इंडिया में की है। काफी लंबे समय तक प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत अच्छे से इंडिया में चलता रहा है। आप लोगों को काफी कुछ आइडिया है प्लानिंग कमीशन के बारे में, जिसको 1950 में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन अल्टीमेटली 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में आप देखते हैं कि 15 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया है। और प्लानिंग अभी भी है, लेकिन जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग है, जैसे 5 ईयर प्लान होना या फिर कॉम्प्रहेंसिव प्लान होना, या फिर आप न्यू फॉर्म में अगर देखेंगे तो नीति आयोग में आपको 3 ईयर की एक स्ट्रेटेजी प्लस 7 ईयर का एक आपको कॉम्प्रहेंसिव प्लान देखने को मिलता है। तो प्लानिंग आज भी इंडिया में है, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स इसके चेंज हो चुके हैं। और अल्टीमेटली जब तक गवर्नमेंट अपना एक एक्टिव रोल प्ले करती है, प्लानिंग की हमेशा ही आपको जरूरत देखने को मिलेगी। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आगे जाकर कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंस के बाद में, इन्होंने सोचा है कि जो रशिया वाला सोशलिज्म है वो भी हमें नहीं चाहिए, जो प्योर कैपिटलिज्म है वो भी हमें नहीं चाहिए। हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद में ही इंस्टॉल करने की कोशिश की है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जगह होगी, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाएगा। और इस चीज की शुरुआत जो हम देखते हैं, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ बनी थी, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 कहते हैं, इसमें ये रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दी गई है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है। ये चीजें आप और भी पढ़ सकते हैं, प्लानिंग कमीशन, साथ ही साथ में इसके कौन कौन से प्लान्स थे, किस किस तरीके से चेंज हुए हैं, ये सभी चीजें आपको डिटेल में जानना जरूरी है। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी आपको दूसरे रिसोर्सेस इसके लिए रेफर करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे, प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1950 में और इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत होती है। आप लोगों को शायद ये पता होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 1956 का इसका पीरियड था। और इसके बाद हर 5 साल में रेगुलर बेसिस पर प्लान बनाए गए हैं। कभी कभी आपको गैप्स, मतलब रोलिंग प्लान और साथ ही साथ में एनुअल प्लान्स भी दिखते हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड बॉडी प्लानिंग कमीशन बनाई है, टाइम टू टाइम प्लान्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली हर प्लान का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो बच्चों, सारे के सारे प्लान्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ कॉमन बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि कुछ कॉमन या कंबाइंड ऑब्जेक्टिव थे इन 5 ईयर प्लान्स के, कुछ कंबाइंड गोल्स थे, इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हर प्लान का जो कंपोनेंट होगा या इंटरनल कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो तो अलग होंगे, लेकिन कंबाइनली जो सारे प्लान्स का ऑब्जेक्टिव था उसको हम समराइज करके अगर देखें तो सबसे पहले तो ग्रोथ एक गोल रहा है। ग्रोथ आप जानते ही हैं क्या होती है, हम यहाँ पर मेनली जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हम न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में हमारे एक मेंटल सेटअप को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पर डिपेंडेंसी, ना कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए। और फाइनली इक्विटी। इक्विटी का मतलब अगर ग्रोथ हो रही है या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं, तो ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों के बेनिफिट सारी की सारी पॉपुलेशन, सारे के सारे रीजन, चाहे अमीर लोग हो, गरीब लोग हो,
चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता हो या साउथ में रहता हो, सभी तक पहुंचना चाहिए। इन कुछ गोल्स के लिए 5 ईयर प्लानिंग की गई है और इन्हीं गोल्स को हम और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो बच्चों, ग्रोथ आप जानते हैं, कोई भी क्वांटिटेटिव चेंज को हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। यहां अगर ग्रोथ की हम बात करें तो इट रिफर्स टू जो हमारी कंट्री की कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उसको इंक्रीज करना। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, सभी के लिए प्रोडक्शन हो, सभी के लिए इनकम हो। अगर सभी के लिए आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये एक ग्रोथ का एस्पेक्ट हो गया। इसके साथ ही साथ हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इनकम होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो और ज्यादा ग्रोथ होगी। इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी एडवांसमेंट को सपोर्ट करेगी। इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ में जैसे भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इफिशिएंसी लानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन पहले प्रोडक्शन करती थी 1 घंटे में 10 चीजों का, तो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जिससे हम अब 1 घंटे में हम 15 चीजों का प्रोडक्शन कर सके। ये सभी आपको ग्रोथ के एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं जो एक तरीके से गोल के रूप में रखे गए हैं। अगर हम इकोनॉमिक सेंस में या ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी में ग्रोथ की बात करें, अगर कैसे नापा जाए ग्रोथ को, कैसे आप कह सकते हो कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो जनरली हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के थ्रू, जो ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं। जीडीपी क्या होता है, तो ये किसी एक साल या एक पीरियड के अंतर्गत विद इन द कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं। आपको इतना पता ही है, इसमें हम केवल और केवल फाइनल गुड्स जो होती हैं उनको ही कंसिडर करते हैं। तो अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है तो हम बात करते हैं कि हाँ, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमी कुछ अच्छा कर रही है। ग्रोथ को मेजर करने का एक ये सबसे इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि कॉमनली एक्सेप्टेड पैरामीटर आपको दुनिया भर में देखने को मिलता है। अब बच्चों, जो जीडीपी होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो आप लोग जानते हैं, हमने इसके बारे में बात की है। हमारे 3 मेन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी। और किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इसे हम स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। जब हम जीडीपी के डेटा निकालते हैं या ओवरऑल नेशनल इनकम को पता करते हैं, तो ये डेटा हमें इस बात को जानने में भी हेल्प करता है कि कोई सेक्टर पीछे तो नहीं छूट रहा है, जो ग्रोथ हो रही है वो सभी सेक्टर्स में इक्वली हो रही है या नहीं। अब दूसरा जो हमारे गोल हमारे सामने है प्लानिंग का, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के एडाप्शन के थ्रू जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है इसे बढ़ाना। और इसके साथ ही साथ में ये केवल प्रोडक्शन बढ़ाने से संबंधित नहीं है, अल्टीमेटली जो हमारा मेंटल सेटअप है या फिर सोशल आउटलुक है उसे भी चेंज करने की जरूरत है। अगर कुछ सुपरस्टिशंस या ऑर्थोडॉक्स हैं तो इन्हें छोड़ा जाए। पहले जैसे कि आप देखते हैं विमेन एजुकेशन अलाउ नहीं होता था, महिलाओं को मेनली डोमेस्टिक वर्क ही असाइन किया जाता था, तो ये चीजें भी चेंज की जाए। अल्टीमेटली इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे और ये सभी चीजें भी आपके मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ही आती है। अगर आप एजुकेशन लेवल बढ़ाने की बात करते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली ये सभी वो चीजें हैं जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करती है और अपने आप में ये बहुत बड़ा गोल रहा है हमारी प्लानिंग का। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस के बारे में। तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ने की कोशिश की है कि कैसे 1947 के समय इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थे और एक काफी खराब स्टेज में हमें इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने दी है। अल्टीमेटली हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर। इवन फूड ग्रेन के लिए हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर शुरुआती समय में डैम या फिर थर्मल पावर प्लांट
या कुछ भी बनाया गया है वो सब बाहर की कंट्रीज से हमने बोरो किया है, काफी ज्यादा कर्ज भी हमारे ऊपर होता था। तो हमारी प्लानिंग का एक गोल ये भी था कि हमें ऐसे प्रोडक्शन करना है जिससे अल्टीमेटली हम खुद के रिसोर्सेस का यूज कर सके, हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। इसी को हम सेल्फ रिलायंस के नाम से जानते हैं। जो हमारे शुरुआती 7 5 ईयर प्लान थे, इन्होंने सेल्फ रिलायंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब सेल्फ रिलायंस पर अगर बहुत फोकस किया है तो इसका मतलब हम हमारे खुद के रिसोर्सेस यूज करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चों, इंटरनेशनल सीन में अगर हम देखें, अगर आपकी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो जो दूसरी कंट्री है वो भी आपके यहाँ की किसी भी चीज को परचेज नहीं करेगी। अगर कोई और कंट्री आपकी चीजों को परचेज नहीं कर रही है, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोनों कंट्रीज का बेनिफिट होना चाहिए। अगर एक कंट्री ये सोचती है कि नहीं, हम आपके यहाँ से सामान नहीं मंगाएंगे, केवल हम आपको सामान बेचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो शुरुआती समय में हमने सोचा कि हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, और इसी की वजह से एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। हमारा ग्लोबल इंटरेक्शन बहुत कम था, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम हुआ करते थे। आज भी आप जानते हैं कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। हमें एक नेगेटिव तरीके से फॉरेन ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुछ तो फायदे रहे होंगे सेल्फ रिलायंस गोल के, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, ये सेल्फ रिलायंस का गोल क्यों रखा गया है, क्या था हमारे पॉलिसी मेकर्स के माइंड में? तो आप जानते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जो ब्रिटिश रूल की वजह से रहा है, ब्रिटिशर्स शुरुआत में ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए, उन्होंने कुछ चीजें हमें यहाँ पर देना शुरू करा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक हेजिमनी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर ली। और साथ ही साथ में हमें ये डर भी था कि अगर हमने वापस दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होना शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया, तो हमारी जो गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो खतरे में आ जाएगी, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनका इंटरफेरेंस होगा। ये हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने रिसेंटली ब्रिटिश रूल को एक्सपीरियंस किया था। इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस को भी एक गोल के रूप में रखा गया है। अगला जो गोल है दैट इज इक्विटी। आप जितना भी मॉडर्नाइजेशन कर लीजिए, अगर जीडीपी में ग्रोथ भी आपकी हो रही है, सेल्फ रिलायंस भी हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है, तो भी ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों तक उनके बेनिफिट पहुंचे। खास करके जो गरीब लोग होंगे, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वल्नरेबल पीपल, ये ग्रोथ के उतने फायदे नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो इंटरफेयर करे, जिससे अल्टीमेटली जो भी बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी को हो रहे हैं वो केवल कुछ अमीर लोगों को ना होते हुए पूरे भारत के सभी लोगों को, सारे रीजन्स में, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को पहुंचने चाहिए। ये भी अपने आप में एक गोल रहा है। और इन्हीं सब गोल्स को ध्यान में रखते हुए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए हैं। आज भी इवन आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। कुछ एरियाज में हो सकता है हमने काफी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर ली हो, लेकिन कुछ एरियाज पिछड़ रहे हो। कुछ एरियाज में हो सकता है मॉडर्नाइज्ड हो, लेकिन एग्रीकल्चर आज भी मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करता है। आज भी आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ काफी ज्यादा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो गरीब है उसके पास शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है अमीर होने की। तो ये आज भी हमारे सामने कुछ गोल्स हैं, लेकिन 5 ईयर प्लान्स में इनको मेन फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बनाई है, और इन्हीं के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। कैसी कैसी पॉलिसीज थी ये आपको आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। अभी हम मेनली सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिसीज के, या किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है ब्रिटिश रूल के समय, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल चेंजेस इंडिपेंडेंस के बाद में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसमें हम सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मेनली जो जमींदारी परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से एक जमींदार या इंटरमीडियरी के कंट्रोल में बहुत बड़ा लैंड कंट्रोल दे दिया गया था ब्रिटिश रूल के द्वारा। इसे अबॉलिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की। और इसके साथ ही साथ
सीलिंग भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें एक इंडिविजुअल के पास में एक लिमिट से ज्यादा जमीन अलाउ नहीं की गई। इनकी जमीनों को लेकर बाकी के जो टेनेंट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। तो ये लैंड रिफॉर्म्स भी शुरू किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आप ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, साथ ही साथ में इरिगेशन, फर्टिलाइजर, इन सभी फैसिलिटीज को भी एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे और इनकी वजह से काफी सारे इंटरमीडियरीज हुआ करते थे। ये इंटरमीडियरीज वो लोग होंगे जो मालिक तो है जमीनों के, लेकिन वो खेती नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दूसरे जो ओरिजिनल पहले किसान हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले या उनके लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, वो खेती करते थे। जो मूल मालिक हुआ करते थे खेती करने वाले, उनको एक तरीके से टेनेंट बना दिया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, और इंटरमीडियरीज जैसे जमींदार, जागीरदार, इनको मालिकाना हक दे दिया गया। ये केवल और केवल रेंट कलेक्शन का काम करते थे, लेकिन असलियत में जो किसानी की जाती थी, जो खेतों पर मेहनत की जाती थी, वो एक्चुअल टेलर्स के द्वारा की जाती थी। अब इसकी वजह से क्या होता था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जमींदार ज्यादा फोकस नहीं करते थे, रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और जो एक्चुअल टेलर्स थे उनको कोई इंसेंटिव अवेलेबल नहीं था प्रोडक्शन पे ध्यान देने का। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देखते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंडीशन में होता है कि ना चाहते हुए भी हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है अमेरिका से। अब इन सब कंडीशंस को कंसिडर करते हुए इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कोशिश की गई कि जो एक्चुअल टेलर्स हैं इन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए, इंटरमीडियरीज को बीच में से हटा दिया जाए। अगर इंटरमीडियरीज बीच में से हट जाते हैं तो जो एक्चुअल टेलर्स हैं उन्हें ये सेंस ऑफ ओनरशिप फील होगा कि नहीं, ये मेरी खुद की जमीन है, मैं यहाँ जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा वो मुझे खुद को ही मिलेगा, ना कि कोई और इंटरमीडियरी लेकर जाएगा। इसकी वजह से वो जो एक्चुअल टिलर है वो ज्यादा ध्यान देगा अपनी खेती पर, और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा सरप्लस को क्रिएट करके अपने खेत पर उसे इंप्रूव करने में भी लगाने की कोशिश करेगा। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, वो कितने सक्सेसफुल हुए नहीं हुए ये अपने आप में एक अलग चीज है बच्चों। कुछ ही एरिया में हमको ये इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। दूसरी हम बात करेंगे लैंड सीलिंग के बारे में। तो सीलिंग मतलब एक लिमिट डिसाइड की गई कि एक इंडिविजुअल के पास में इतने एरिया से ज्यादा खेती नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और उसे जो एक्चुअल टिलर्स या आसपास के बाकी के गरीब छोटे किसान होंगे या लैंडलेस किसान होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एक फिक्स किया गया कि मैक्सिमम कितना साइज ऑफ लैंड होल्ड किया जा सकता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार या फिर बड़े किसान बना दिए गए थे ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, वो ना होते हुए गरीब लोगों को भी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इक्विटी लाने के लिए ये लैंड सीलिंग भी लगाने की कोशिश की गई है। अब इसकी वजह से काफी लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन बच्चों ये जो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ये 100% हम नहीं कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहे हैं, और पूरे तरीके से इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सर्व नहीं हो पाए हैं। काफी ज्यादा लूप होल्स आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज में देखने को मिलेंगे। हो सकता है अब कंडीशंस इंप्रूव हो रही हो, लेकिन उस समय भी काफी ज्यादा लूप होल्स हुआ करते थे। जो कानून बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इनमें काफी ज्यादा लूप होल्स थे जिसका जमींदार, जागीरदार ने फायदा उठाया। जमींदार जो थे उन्होंने खुद को अपने आप में किसान बताना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, हम ही वो ओनर हैं जिन्हें लैंड दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो बड़े किसान थे इन्होंने कोर्ट्स में जाकर बार बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में राइट टू प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन लेते हुए केसेस भी करने शुरू किए हैं। ये चीजें शायद आप लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ रखी होगी। अब बच्चों ये जो रिफॉर्म्स थे कुछ ही एरिया में सक्सेसफुल हो पाए हैं। मेनली आप देखेंगे केरला और वेस्ट बंगाल जो दो स्टेट्स हैं यहाँ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो पूरे तरीके से कमिटेड थी। थोड़ा सा एक कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर शुरुआत से ही हुआ करती थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के स्टेट्स में ऐसा नहीं हो पाया है। करप्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था।
लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दूसरी चीज जो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की गई है बच्चों। इंडिपेंडेंस के समय 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर से उतनी ज्यादा इनकम नहीं आती थी। उसका मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन ये था कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते थे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एब्सेंस थी। एग्रीकल्चर में रिसर्च नहीं हुआ करता था। दुनिया में बाकी जगहों पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हो रहा था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को मानते हुए कि अगर इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो फिर एग्रीकल्चर की इनकम भी बढ़नी चाहिए, इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको पता है, इसके अंतर्गत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। इंडिया में एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंडेंट है, हमें एक्स्ट्रा वाटर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ में काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया गया, जो सभी ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। शुरुआती समय पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बेनिफिट्स कुछ ही स्टेट में लिमिटेड रहे जहां पर बड़े बड़े किसान थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि पॉलिसीज चेंज होती है। गवर्नमेंट के द्वारा सस्ते रेट्स पर गरीब किसानों को भी लोन एक्सटेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी एरिया में भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया ने एक बार फिर से सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। आज हम काफी ज्यादा सरप्लस में प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का, और काफी सारा एग्रीकल्चरल कमोडिटी का एक्सपोर्ट भी होता है। तो कुछ फायदे तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप नेगेटिव्स के बारे में भी जानते हैं कि हो सकता है कुछ छोटे किसानों को ग्रीन रिवोल्यूशन के उतने बेनिफिट ना मिले हो, बड़े किसानों को ये बेनिफिट ज्यादा मिले हैं, और एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन का वो अपने आप में एक नेगेटिव फिनोमिना है जिसके बारे में आप जानते हैं। अब बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहा है, गवर्नमेंट ने जो रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर या सारे ही सेक्टर में, वो काफी कमेंडेबल है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का एक्टिव इंटरवेंशन नहीं होता तो ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट सारे ही लोगों को पहुंचते हैं। क्यों? अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो अमीर किसान तो ये सब कुछ अपना पैसा लगाकर कर सकता है, लेकिन गरीब किसान के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज को भी स्टैब्लिश किया गया। आप जानते हैं एग्रीकल्चर को एक प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत, पीएसएल के अंतर्गत रखा जाता है। किसानों को बहुत ही नॉमिनल रेट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ में थ्रू आउट द इंडिया सारे ही रीजन्स में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक्टिव तरीके से इंटरवेंशन किया है। सब्सिडीज के थ्रू फर्टिलाइजर्स देने की कोशिश की गई है, जिससे गरीब किसान भी ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे उठा पाए हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन शायद केवल और केवल अमीर किसानों के लिए ही बेनिफिशियल होता। अब बच्चों, हम बात करेंगे सब्सिडीज की। सब्सिडी क्या होती है? मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस किया है। सब्सिडी प्रोडक्ट पर भी दी जा सकती है और सब्सिडी प्रोडक्शन पर भी दी जा सकती है। ग्रीन रिवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ सेकेंड फेज में मेनली आप देखेंगे कि किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स पर काफी ज्यादा सब्सिडी एक्सटेंड करना शुरू की गई। शुरुआत में ये सब्सिडी एक्सटेंड की गई क्योंकि किसान बिलीव कर सके कि हाँ, हमारे कोई रिस्क नहीं है इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को या फिर फर्टिलाइजर को यूज करने से। अगर हम इनका यूज करते भी हैं तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में शुरुआत में सब्सिडीज एक्सटेंड की गई, लेकिन आज कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है। अब लोग खुद से फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं, लोग खुद से चाहते हैं कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करें। तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर जो इतना सारा बर्डन है सब्सिडी का, वो हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं कि गवर्नमेंट को ये सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी अपने आप में बहुत एक रिस्की बिजनेस है। अगर मॉनसून फेल हो गया तो हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो, कभी बाढ़ की वजह से, कभी सूखे की वजह से। और साथ ही साथ में अगर ये सब्सिडीज हटा दी जाती हैं
तो इसकी वजह से इनइक्वालिटीज हो सकती हैं। अमीर किसान तो अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स आपको सब्सिडी के बारे में देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके आगे हम बात करेंगे बच्चों इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर के बारे में। तो अगर हम देखते हैं, इंडस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की तरक्की में। अगर आप एग्रीकल्चर पे ही पूरा फोकस करेंगे तो भी हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाए, क्योंकि जो न्यू मशीन्स आपको चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, डिफेंस सेक्टर में आपको न्यू आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी के लिए जो मशीन्स चाहिए, ना तो वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर दे सकता है, ना ही वो आपको सर्विस सेक्टर दे सकता है। तो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन के लिए और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रीज एक स्टेबल तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर में हम जानते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, सर्विस सेक्टर में फ्रेगमेंटेड तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पर इंडस्ट्रीज में स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है। साथ ही साथ में इनकी वजह से मॉडर्नाइजेशन भी होता है और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अब हमने पिछले चैप्टर में ये जानने की कोशिश की है कि इंडिपेंडेंस के समय इंडस्ट्रीज की क्या हालात थे। केवल कुछ ही एरियाज में कुछ ही तरीके की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिव तरीके से इंटरवेंशन किया गया है और इस बात की कोशिश की गई है कि इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में फैल सके। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के द्वारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी एक्सटेंड किया गया है प्रोटेक्शन के द्वारा। तो शुरुआत में जो हुआ करता था इंडिपेंडेंस के समय की, मेनली हम बात करें, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, ये इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। हमने टिस्को के बारे में भी बात की है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हम एक बहुत ही स्मॉल लेवल पर हैं, हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पर थी। अब हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रोल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो बच्चों, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हमें एक मिक्स तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आना है, जिसमें गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा कंट्रोलिंग वाला, इंपॉर्टेंट वाला रोल प्ले किया है प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रीज में हमने पब्लिक सेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा है इंडिपेंडेंस के बाद में। इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन तो यह है कि हो सकता है जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हुआ करते थे उस समय, उनके पास में इतनी इनफ कैपिटल नहीं थी कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने आप में सेटअप कर पाए। गवर्नमेंट के पास में हो सकता है वो कैपिटल अवेलेबल थी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया का जो मार्केट था इंडिपेंडेंस के समय उतना बड़ा नहीं था, लोगों की उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं थी और शायद इस वजह से जो प्राइवेट बिजनेसेस थे वो हर तरीके की इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहेंगे। इन दोनों रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव रोल प्ले करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट बिजनेसमैन रेडी नहीं है या शायद उस कैपेसिटी में नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसीज बनानी शुरू की गई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कौन से बिजनेसेस होंगे या कौन से प्रोडक्शन होंगे जो केवल गवर्नमेंट करेगी, कौन से प्रोडक्शन होंगे जो गवर्नमेंट के साथ ही साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर करेगा, कौन से बिजनेस होंगे जो प्राइवेट सेक्टर अपने आप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होगी जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अलाउ की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने ओवरऑल इकोनॉमी में इंडस्ट्री सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में। हमने 1948 के बारे में बात की है। 56 को आप सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से समझ सकते हैं। इसी के बेसिस पर सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था। शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर हमारा फोकस एग्रीकल्चर पर ज्यादा था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान से हमने इंडस्ट्रीज पर फोकस करना ज्यादा शुरू किया था। और आईपीआर 1956 के थ्रू 3 तरीके से प्रोडक्शन को बांटा गया, या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड की गई। पहली ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी चीजों का प्रोडक्शन जिसमें केवल और केवल गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। दूसरा ऐसा
जिसमें प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी न्यू यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने की। और थर्ड ऐसा सेक्टर या ऐसी कैटेगरी, ऐसी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जिनमें प्राइवेट सेक्टर अपने आप फंक्शन कर सकता है। यहां इन तीनों को बांटने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, माना कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में एक मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अलाउ किया है, लेकिन हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट तरीके से जो कंट्रोल था वो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में ही रखा गया। जहां प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस अलाउ किया गया, वहां भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था बिजनेस को शुरू करने से पहले। साथ ही साथ में अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फिर न्यू सेटअप अपना क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया। एक जो ऑब्जेक्टिव था ये लाइसेंसिंग पॉलिसी को रखने का, ये अपने आप में बैकवर्ड रीजन्स के डेवलपमेंट का था। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज को अलाउ उन्हें एरियाज में किया जाए जो बैकवर्ड्स हैं, और अगर कोई इंडस्ट्री ये प्रपोज करती थी कि बैकवर्ड एरिया में हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी लाइसेंस देने की कोशिश की जाती थी, जिससे रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ में अगर प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना है तो इसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। अब इसका क्या रीजन था, तो आप इतना समझिए कि हमने एक तरीके से सोशलिस्ट सेटअप के अंतर्गत इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की है, जिसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्शन जरूरत के हिसाब से ही होना चाहिए, एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए अगर इंडस्ट्रियल एक्सपांशन करना है तो भी लाइसेंस पॉलिसी को रखा गया। इसके साथ ही साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर काफी फोकस किया गया है। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसको करवे कमेटी के नाम से हम जानते हैं, इसने नोट किया है कि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो कुछ स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन काफी सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर में एक्सेस लेबर है वो मूव कर जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ। इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कोशिश की है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की। आज भी आप लोग जानते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एमएसएमई सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट चला रही है। एमएसएमई सेक्टर को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत रखा जाता है, और साथ ही साथ में मुद्रा हो गया या स्टैंड अप इंडिया हो गया, काफी सारे ऐसे प्लान्स आपको गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, हो सकता है इनका प्रोडक्शन उतना अच्छा ना हो या उतना अच्छी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना हो बिग इंडस्ट्रीज के सामने। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में ही, या हम कह सकते हैं 1956 के आईपीआर के थ्रू, ये भी डिसाइड किया कि कौन सी चीजें ऐसी होगी जिनका प्रोडक्शन केवल और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर सकती हैं। उनके लिए प्रोडक्ट्स को रिजर्व किया गया, इसमें बड़े बिजनेसेस को अलाउ नहीं किया गया, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके और सस्टेन भी कर सके। अब हम बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी के बारे में। यहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिपेंडेंस के पहले एक्सपीरियंस रहा था ब्रिटिश रूल का, जिसमें काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन हमारी कंट्री के लिए वो नेगेटिव होता था, और कहीं ना कहीं ट्रेड की वजह से ही ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर पाए थे। इस वजह से हम चाहते थे कि हमारा किसी पर भी डिपेंडेंस ना हो, और हमने जो एक पॉलिसी अडॉप्ट की है उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू हम चीजों का इंपोर्ट कम से कम करें, हम सेल्फ सफिशिएंट तरीके से काम कर सकें। अब आप इतना जानते हैं कि अगर इंपोर्ट नहीं हम करेंगे दूसरे देशों से, तो फिर वो दूसरे देश हमारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये पॉलिसी रही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जिसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहा जा सकता है। मतलब आप इकोनॉमी के अंदर खुद पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, बाहर से अपना इंटरेक्शन कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमने फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में, हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से आना ब्लॉक कर दिया था, और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती थी इनके प्रोटेक्शन के लिए
काफी सारी चीजें यूज की जाती थी, जैसे आप टैरिफ और कोटा के बारे में भी जानते हैं। आज भी आप देखेंगे, अगर आप फॉरेन से कुछ चीजों का इंपोर्ट करते हैं तो इवन आपको 300% तक की ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो कम प्राइस पर रहे, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा हो सके, ना कि बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आकर ज्यादा बिक सके। साथ ही साथ में कोटास भी डिसाइड किए गए हैं कि अगर इंपोर्ट हो सकता है किसी चीज का तो कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो सकता है, एक जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है। अब बच्चों, इफेक्ट क्या रहा है इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर? तो अगर गवर्नमेंट ने एक्टिव तरीके से रोल प्ले किया है, इतनी सारी प्लानिंग की गई है, तो ऑब्वियसली कुछ फायदे हमें देखने को मिले हैं और हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1950-51 में ये 13% हुआ करता था। 1990-91 में हम देखते हैं ये 24.6% हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखा है। रीसेंट टाइम में आप देखते हैं कि और भी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में 1990s तक देखेंगे तो इंडिया में काफी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है, ना कि 1947 जैसे केवल कुछ ही लिमिटेड तरीके की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद से ही पब्लिक सेक्टर का काफी ज्यादा रोल रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे एरियाज में प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया गया है। इसके साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया है, जिससे इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है हमारी इंडस्ट्रीज को तो इसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो हुई हैं वो डेवलप हुई हैं काफी सारे एरियाज में। आज हमारी खुद की इंडिया की ही कंपनीज आपको काम करते हुए दिखती हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की तो दूसरी तरफ हमें कुछ नेगेटिव्स भी देखने को मिलते हैं बच्चों। जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया था हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, इसकी वजह से काफी समय तक हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने को मिले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उन्हें फॉरेन कंपटीशन ना मिलने की वजह से वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी पर सेल करती थी। आज आप जानते हैं बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं और काफी सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की आपको सस्ते में मिलती हैं, लेकिन 1990s तक ये नहीं हो पाया था जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था उसकी वजह से। साथ ही साथ में काफी बार ये भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि गवर्नमेंट क्यों कुछ एरियाज में आज भी प्रोडक्शन कर रही है। गवर्नमेंट को कुछ एरियाज में से प्रोडक्शन में से आउट हो जाना चाहिए और केवल प्राइवेट सेक्टर जहां अच्छे से प्रोडक्शन करता है वहां प्राइवेट सेक्टर को ही अलाउ किया जाना चाहिए, ना कि पब्लिक सेक्टर को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने जो रिसोर्सेज हैं वो वेलफेयर फंक्शंस के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यूज करना चाहिए, ना कि उसे प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज आप देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में, तो हमारे पास में कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। जैसे आपने एचपीसीएल के बारे में सुन रखा है, इंडियन ऑयल के बारे में सुन रखा है, भारत पेट्रोलियम। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो रिलायंस, एसआर, ये प्राइवेट कंपनीज भी पेट्रोलियम सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन उठते हैं कि गवर्नमेंट को अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है तो उस एक्टिविटी से बाहर हो जाना चाहिए, और अपने आप में एक डिबेट का इशू रहता है। इसी वजह से आज आपको काफी सारे एरियाज का प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलता है। अब ये अपने आप में एक अलग चीज है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं, ये चीजें आप धीरे धीरे रियलाइज करते हैं। साथ ही साथ में बच्चों आप देखो, इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा फोकस किया गया पब्लिक सेक्टर पे, काफी ज्यादा पीएसयूज बनाए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीएसयूज होते थे जो काफी ज्यादा लॉस मेकिंग होते थे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पब्लिक सेक्टर के कंपनीज लॉस मेकिंग होंगे। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज को लॉस होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज को अगर लॉस होता है तो वो जल्दी से उसे बंद कर देती हैं या उसे बेच देती हैं या रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करती है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजंस कुछ समय पहले तक आसान नहीं हुआ करते थे और जिनकी वजह से हमने काफी समय तक लॉसेस भी फेस किए हैं। साथ ही साथ में
जो लाइसेंस इशू करने की एक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत से ही रखी गई है, इसके अगेंस्ट में भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। काफी सारे इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, उन्होंने लाइसेंस का मिसयूज किया है, केवल और केवल कोई और उसी पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन में एंटर ना हो सके, इसीलिए। इसी को आप लाइसेंस कोटा परमिट राज के नाम से जानते हैं, जिसमें कंपनीज जो होती थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होती थी गवर्नमेंट के, और प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी या फिर एफिशिएंसी की जगह ज्यादा ध्यान इस चीज पर दिया जाता था कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खुश किया जाए, बार बार जो इंस्पेक्शंस पर आते थे उन्हें कैसे रिश्वत दी जाए और अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से फेवर मिलते रहे। ये भी अपने आप में कुछ नेगेटिव चीजें रही है। तो ये आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है उसके। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में बच्चों। तो हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट का एक्टिव इंटरवेंशन रहा है, इसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको कुछ लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज हमने देखी है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। आज इवन इंडिया बहुत सारी कमोडिटीज में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाने की कोशिश की गई, कहीं वो सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अगर हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें, लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें, तो हो सकता है इनके कुछ फायदे रहे हों, लेकिन साथ ही साथ इनके अपने आप में नुकसान भी रहे हैं। और इन नुकसानों की वजह से ही हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 1990 में ऐसे एक स्टेज पर आ जाती है जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्राइसिस फेस करते हैं, और अल्टीमेटली इस बीओपी क्राइसिस की वजह से हमें फोर्स किया जाता है कि आपकी जो अभी तक पॉलिसीज चली आ रही है इंडिपेंडेंस के बाद से, इन्हें आपको चेंज करना होगा। और इसीलिए हम एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनके बारे में आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलता है। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Thank you so much.